नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। वकालत का पेशा खुद में इतना व्यस्त होता है कि आप वकालत करके और वो भी मेरी तरह सीरियस प्रैक्टिस करके आप दूसरा काम नहीं कर सकते। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपको इतना समय कहाँ से आ जाता है कि आप वीडियो में हमेशा दिखते रहते हैं। तो इसका जवाब मेरे पास यही है कि मैं जो भी खाली टाइम या लीजरली टाइम मिलता है, यानी दिन का लगभग आधा से 1 घंटा, उस दौरान सब लोग वीडियो देखते हैं, मैं भी वीडियो देखता हूं और जो मैटर मेरे सामने आते हैं उस मैटर्स पर अगर मुझे बोलने की इच्छा रहती है, अगर मुझे लगता है कि कानूनी ढंग से इन बातों को लोगों को जानना चाहिए या सामाजिक ढंग से भी लोगों में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, तो मैं उन बातों पर आकर के 5-7 मिनट तक बोल देता हूं। और वो आधा से 1 घंटा देखने का, जो कि आदमी अक्सर जो है वो फ्री टाइम में कोई भी कर सकता है, यहां तक कि मैं ब्रश भी करते रहता हूं तो भी देखता हूं। और हर जगह जहां भी समय मिला, कभी मोबाइल खोला तो आदमी देख लिया, तो वही आधा से 1 घंटा 24 घंटे के अंदर में वीडियो देखना और देखने के बाद में आकर के 5 से 7 मिनट या हार्डली 10 से 20 मिनट तक किसी मुद्दे पर बोल देना और उसके बाद मैं भूल जाता हूं कि मैंने क्या बोला। अब इस दौरान जो मैं बोलता हूं उसके अलावा भी इन चीज़ों को जो है वो फेसबुक पर पोस्ट करना, चीज़ों को जो है वो सही ढंग से जो है वो सजाना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बोलते बोलते बीच में खांसी आ गई तो उसको एडिट करके हटा देना, ये सारा काम मेरे आईटी मैनेजर जो हैं वो हर्षित शर्मा जी करते हैं। हर्षित शर्मा जो है वो इन दिनों मेरा आईटी का काम देख रहे हैं। ये मैं बातें आप लोगों को इसलिए बताया कि मैं वैसे भी पहले से भी जो है वो लोगों के सामने एक तरह से अपोलॉजी देना चाहता था, अपना मतलब मैं माफ़ी मांगना चाहता था कि जो लोग मुझे मैसेज करते हैं या कमेंट में कुछ लिखते हैं उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, समय का अभाव रहता है। एक तो कचहरी में वैसे ही नेटवर्क नहीं रहता है, तो 10 बजे से लेकर के और 5 बजे तक तो कमेंट देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और सुबह 2 घंटे ऑफिस और शाम में 2 घंटे ऑफिस और क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद में तब जाकर के वीडियो बनाने का काम जो है वो याद आता है कि हाँ, आज इन मुद्दों पर पूरे बिहार के लोगों को संबोधित करना है, तो आकर के कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के दौरान मैं माफ़ी भी इसलिए मांगना चाह रहा था कि मैं आप लोगों के मैसेजेस को पढ़ नहीं पाता हूं या उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं या कमेंट्स को नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन ये सब काम जो है वो हर्षित शर्मा जी करते हैं। तो ऐसे रोज जो है वो हजारों की संख्या में लोग मुझे जो है दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने जो है कुछ निगेटिव बात लिख रखी थी, तो मैं हर्षित जी को डांटा कि क्या जरूरत है किसी फालतू आदमी का कोई निगेटिव बकवास जो है वो मुझे भेजने की। लेकिन कल उन्होंने एक ऐसे प्रोमिनेंट पर्सन का, एक ऐसे विद्वान व्यक्ति का उन्होंने वीडियो भेजा जिनका नाम है निशांत वर्मा। निशांत वर्मा जी के बारे में हर्षित जी ने बताया कि वो गुजरात के रहने वाले हैं और इसके पहले भी उनके एक आध वीडियोस उन्होंने भेजे थे कि इसको देखिए और इन पर कुछ बोलिए। तो निशांत वर्मा जी इतने विद्वान आदमी हैं और इतने मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और कानून के काफी अच्छे जानकार हैं। तो जब उनका आया वीडियो तो मुझे खुशी हुई कि आज मुझे उन पर कुछ बोलना चाहिए। कारण क्या है कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि हाथों में खंजर आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। अगर वो मेरे विरोध में भी बोलते हैं तो वो इतने खानदानी व्यक्ति हैं और इतने अच्छे लोग हैं कि उनसे अगर दुश्मनी भी हो जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। कारण क्या है कि मैं उनका शुरू से एक प्रशंसक भी रहा हूं, क्योंकि मैं भी शुरू से सत्ता जब भी गलत काम करती है, जब भी अहंकारी होती है, तो उसके विरोध में मैं बोलता हूं। तो कुछ दिनों पहले जब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी प्लस की सरकार थी, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार थी, और केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी, तो मैं जब एनडीए के विरोध में बोलता था तो लोग जो है वो मुझे ट्रोल करते थे या कमेंट में अपना जो है वो जी भर के लोग कुछ सुनाते बनाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि संबित पात्रा का कोई जवाब देने वाला व्यक्ति था और उस शख्स का नाम था आदरणीय निशांत वर्मा। निशांत वर्मा जी इतना बढ़िया से सत्ताधारी दल के संबित पात्रा या अन्य प्रवक्ताओं का जवाब देते थे कि मुझे देख करके अच्छा लगता था। तो मैंने उनको उस समय देखा और अब उन्होंने मुझसे कुछ वाजिब सवाल बड़ा प्रेम पूर्वक सम्मानजनक ढंग से पूछा है, तो उतना ही सम्मान, प्रेम और मोहब्बत के साथ मैं उनको उन चीजों का जवाब देता हूं। उन्होंने कुछ सवाल पूछा है। अब चूंकि मेरे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहता है, तो जो 4-5 मिनट का उनका वीडियो था, जो मेरे सामने सवाल अभी स्मरण में है, मैं उनका जवाब दे देता हूं। पहला उन्होंने सवाल पूछा कि मैंने कहा था कि जब तमिलनाडु पुलिस को 6 के 6 मामलों में एविडेंस उनके खिलाफ नहीं मिला तो इसका मतलब कि एनएसए हटने का आधार मजबूत हो जाता है। उन्होंने सवाल पूछा कि आईपीसी से एनएसए का कोई लेना देना नहीं है, ये अलग एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये कानून है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आईपीसी की धाराओं में जो केस दर्ज है उसके खिलाफ नहीं सबूत मिलने से एनएसए के खिलाफ मनीष कश्यप का पक्ष मजबूत हो रहा है। देखिए निशांत वर्मा जी, आप एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन हैं और आपने मेरी बात को गलत समझ लिया। मैंने ये नहीं कहा था कि एविडेंस नहीं मिलने के कारण ही उनका पक्ष मजबूत हो जाएगा। उनका पक्ष इसलिए मजबूत है, मेरे कहने का अर्थ था कि जब 6 मामले जो तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज किया और उसके खिलाफ उन लोगों ने एविडेंस नहीं दिया, तो मैं कैसे मान लूं कि एनएसए के खिलाफ भी वो लोग एविडेंस जुटा पाएंगे, यानी प्रॉपर कॉज शो कर पाएंगे। और आप भी जानते हैं कि फर्स्ट हियरिंग जो मदुरई के हाई कोर्ट में हुई थी, उसमें कोर्ट ने जवाब मांगा है
दोनों स्टेट गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी से और सेंट्रल होम सेक्रेटरी से भी उन्होंने जवाब मांगा है। जो तमिलनाडु पुलिस और जो तमिलनाडु सरकार 6 के 6 मामलों में एविडेंस नहीं जुटा पाई, उनके पास उतना प्रॉपर कॉज भी नहीं होगा एनएसए के खिलाफ। तो मैंने उसी पक्ष को समाज के बीच में मजबूती से रखा, क्योंकि अब समय आ गया है जो मनीष कश्यप के बारे में समाज क्या सोचता है उसको भी बताया जाए। और आप भी जानते हैं, आपके कमेंट में भी लोग आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप ही लिखते हैं, और मनीष कश्यप की लोग जो है वो प्रशंसा भी करते हैं। तो मैंने इसलिए बताया कि जो सरकार 6 के 6 मामलों में मनीष कश्यप के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई, क्या वह सरकार मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगाने का प्रॉपर कॉज बता पाएगी, पर्याप्त कारण बता पाएगी? तो मुझे लगा कि 6 मामलों में जब डिफॉल्ट बेल मिल चुका है, मनीष कश्यप के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं होने के कारण उसी तरह से कोई प्रॉपर कॉज भी ये लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे 8 सप्ताह बाद जब इनको जवाब देना होगा। तो मेरे भी कहने का मतलब ये नहीं था कि आईपीसी और सीआरपीसी और जो भी स्पेशल लॉज होते हैं, चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे, कहने का मतलब है कोई भी स्पेशल लॉ जो है आईपीसी से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन सीआरपीसी से उसका रिलेशन होता है। तो जब सीआरपीसी से रिलेशन होता है और एनएसए एक अलग कानून है, तो इस कानून में मेरे कहने का अर्थ ये था कि जब उसमें सबूत नहीं मिला तो इसमें भी प्रॉपर कॉज नहीं होगा। कि अगर किसी अभियुक्त के ऊपर अलग अलग केसेस दर्ज हों और उन केसेस में पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती है, तो वकील की दलील हो सकती है एडवोकेट्स एक्ट के अनुसार कि इस पर बहुत सारे केसेस दर्ज हैं लेकिन पुलिस किसी के खिलाफ एविडेंस नहीं दे पाई, और आज जो प्रॉपर कॉज होना चाहिए वो प्रॉपर कॉज नहीं है, बल्कि प्रॉपर कॉज का एक बहाना दिया गया है या उलूल जुलूल तर्क दिया गया, उलूल जुलूल कारण दिया गया। तो वो बताया जाता है एविडेंस एक्ट में इसके लिए प्रावधान है कि उन चीजों का हवाला देकर के बताया जाता है कि हां, इस केस में भी ठीक वैसा ही पुलिस या प्रशासन कर रहा होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि उमाकांत सिंह के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, या मनीष कश्यप को चाहने वाले कोई भी अधिवक्ता जा सकते हैं कि नहीं। तो सर, मैं आपको बता दूं कि उमाकांत सिंह के खिलाफ जब एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है, उसके बाद मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया है। और ये आप भी जानते हैं, चूंकि आप एक विद्वान लोग हैं और आप निशांत वर्मा जी ये बात जानते हैं कि जब कोई भी बड़ा बदलाव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में कोर्ट के अंदर आता है तो उसके बाद वह व्यक्ति बेल पिटीशन फाइल करने के लिए लायबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति का एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो गया और उसके बाद उस केस में कॉम्प्रोमाइज लग जाता है, तो वह व्यक्ति पुनः एंटीसिपेटरी बेल दायर कर सकता है। उसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल, अगर वह व्यक्ति जो है अरेस्ट हो जाता है या आत्मसमर्पण कर देता है, तो सेम केस में जिसमें लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक भी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्टेड होता है, उसमें वह व्यक्ति लोअर कोर्ट में भी रेगुलर बेल फाइल कर सकता है, यहां तक कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी वह व्यक्ति बेल पिटीशन फाइल कर सकता है। तो जब रेगुलर बेल पिटीशन हम लोग लोअर कोर्ट में, हम लोग का मतलब कि उनके बेतिया वाले विद्वान अधिवक्ता जब फाइल करेंगे, रेगुलर बेल यहां से रिजेक्ट होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट से भी अगर रिजेक्ट हो जाता है, तब जाके फिर हाई कोर्ट में रेगुलर बेल पिटीशन होगा, और उनके जो कारावास की अवधि है उसको दिखा करके हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बेल मिल जाएगा, और बिहार के हर मामलों में बेल मिल जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि बेल इज राइट एंड जेल इज नॉट अ राइट, सो एज पर योर स्टेटमेंट, this is our right, means this is the right of Manish Kashyap to file bail petition, regular bail petition in each and every cases that is filed against him, and he'll file and get the bail, get the mercy of the court, honorable court। तो मैंने दोनों चीज, जो आपने लीगल क्वेश्चन किया था, अपनी भाषा में मैंने उसको जो है वो समझाने की पूरी कोशिश की। आप एक बहुत ही विद्वान लोग हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप एक खानदानी, अगर दुश्मनी भी आप करिएगा तो खानदानी दुश्मन होइएगा, लेकिन आपका और हमारा दुश्मनी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके पीछे भी मैं तर्क दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि हमने के भोजपुरी में वो कहावत है कि सतुर चतुर भला बुर्बक हित ना भला। तो रउआ जे बानी वो चतुर शतुर बानी, अगर शत्रु भी बानी तो चतुर बानी, होशियार बानी, चालाक बानी, विद्वान बानी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जैसे विद्वान लोग शत्रुता भी करते हैं तो उसका तो मुझे लाभ ही होना है, लेकिन आप शत्रु कैसे हो सकते हैं? हम लोग चंपारण से हैं, चंपारण का मतलब मैं लोमराज सिंह के खानदान से हूं। तो लोमराज सिंह जो थे, ये वही लोमराज सिंह है जिन्होंने पंडित राजकुमार शुक्ल को भेजा था महात्मा गांधी को बिहार लाने के लिए। आप गांधी की धरती से हैं और मैं राजकुमार शुक्ला की धरती से हूं, लोमराज सिंह की धरती से हूं। तो जाहिर सी बात है कि राजकुमार शुक्ला और गांधी का इतिहास हम लोग दोहराएंगे। निशांत वर्मा जी, आप चाहे कितना भी भाग लीजिए, एक ना एक दिन हम लोग आदर पूर्वक आपको बिहार और चंपारण लाएंगे और ला करके पॉजिटिव काम आपसे करवाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरह से गोदी मीडिया और जिस तरह से लुटियंस मीडिया
जिस तरह से सत्ता की चाटुकारिता करता है, वैसे में डिजिटल मीडिया और मनीष कश्यप जैसा पत्रकार ही है जो गांव गरीब की समस्या को, छात्र नौजवानों की समस्या को दिखाता है और ये जन जन तक पहुंचाता है। इसलिए निशांत वर्मा जी, आपको भी मनीष कश्यप का समर्थन करना पड़ेगा, ये आशा है। और ये मैं आपसे जबरन नहीं कर रहा हूं, अपने मोहब्बत की शक्ति के कारण कर रहा हूं, अपने प्यार की शक्ति के कारण कर रहा हूं, और चंपारण की मिट्टी में जो गुजरातियों को लाने की शक्ति है आदर पूर्वक, आदर और प्रेम से, उस शक्ति के आधार पर मैं कह रहा हूं निशांत वर्मा जी कि आपको एक ना एक दिन आना पड़ेगा और मनीष कश्यप का समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि आपका और हमारा दोनों का मकसद यही है कि समाज में व्याप्त बुराई समाप्त हो जाए, देश और राष्ट्र राज्य मजबूत हो जाए। तो जिस तरह से ये आप अपने हिसाब से चाहते हैं, उस तरह मैं अपने हिसाब से चाहता हूं। आजादी के आंदोलन के पहले भी एक लॉबी जो है, वो जो गरम दल वाले थे, वो चाहते थे कि हम हिंसा के बल पर अंग्रेजों को मतलब भगा दें, और एक बापू की लॉबी थी जो चाहती थी अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भगा दें। और ये दोनों लोग हमारे लिए पूज्य, इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे का आदर करेंगे, और आदर करके आपको भी मनीष कश्यप का समर्थन करना पड़ेगा। कारण यह है कि चलिए, अगर आपके हिसाब से मनीष कश्यप खराब भी हो, तो अब तो 4-4.5 महीना वो कारावास काट लिए ना। इतना बड़ा अगर वो बलात्कारी होते हैं, अगर वो देशद्रोही होते हैं, अगर वो आतंकवादी होते हैं, उनके पास जो है वो AK-56 AK-47 बरामद हुआ होता, या इस तरह का कोई कुकृत्य उन्होंने किया होता, मर्डर्स किया होता, तो मैं कहता कि इनको आजीवन कारावास दे दीजिए। लेकिन अगर उन्होंने आपकी नजर में गलती भी किया, तो अब उस गलती की सजा तो आपने दिलवा दिया ना निशांत वर्मा जी। तो अब आपको ये बात समझना होगा। और जिस तरह से आप गोदी मीडिया के एंकरों को भी हड़काते हुए नजर आए थे, याद रखिएगा निशांत वर्मा जी, इस गोदी मीडिया और इस लुटियंस मीडिया का अगर कोई सब्स्टिट्यूट बन सकता है तो वो मनीष कश्यप या मनीष कश्यप सरीखा पत्रकार ही बन सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहनी थी, तो ये मैं कोशिश करूंगा सम्मानजनक ढंग से, जितना प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया, उससे ज्यादा प्यार और सम्मान मैं आपको देता हूं। जितनी मेरी भाषा और जितनी मेरी क्षमता है, उसके हिसाब से मैं आपको उससे ज्यादा प्यार और सम्मान लौटाता हूं, और आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश किया हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम मनीष कश्यप की धरती से हैं, तो हम मुनीश, पीर मोहम्मद मुनीश की भी धरती से हैं, जिन्होंने गोरों के खिलाफ जो है वो एक आंदोलन खड़ा किया था। और आज मुनीश पत्रकार के बाद मनीष पत्रकार ने भी कुछ चोरों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया है। और हम रवीश कुमार की भी धरती से हैं, हमारे ही धरती के रवीश कुमार जो हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किए, और गोदी मीडिया टर्म जो है उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर के अफसोस होगा कि सेशन लेट के खिलाफ रवीश कुमार जी ने कई प्राइम टाइम्स किए, लेकिन ये मुद्दा नहीं बना, गांव गरीबों के बीच नहीं बना। और एक बार मनीष कश्यप जब अपना माइक लेकर के जेपी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, तो गांव गरीब लोग जो सेशन का मायने भी नहीं समझ पाते थे, उन लोगों ने भी सेशन लेट का अर्थ समझना शुरू कर दिया, और वो बिहार के लिए एक मुद्दा बन गया। तो ऐसे पत्रकार को बचाने की जरूरत है। अगर उन्होंने कोई गलती आपके हिसाब से किया है, तो अब सजा भी आपके हिसाब से, जितनी छोटी सी गलती है उसके हिसाब से अब पूरी हो जानी चाहिए। अब आप बेल कराने दीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, और आप सत्ता को हड़काते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि पिछले 4 दिनों में 5 मर्डर्स हुए हैं। एक रेप विथ मर्डर हुआ है, पटना में एक रेप विथ मर्डर हुआ। 30 दिन में, जुलाई में 30 मर्डर्स पटना में हुए। लगभग सभी जिलों की स्थिति यही है। तो बिहार में जो व्याप्त जंगल राज है, उसके खिलाफ बिहार में बैठे हुए सत्ताधारियों को हड़काते हुए आप हम लोगों को ज्यादा अच्छे लगिएगा, क्योंकि आप गांधी की भूमि से आते हैं, और आप तो एक विद्वान व्यक्ति हैं, आप खानदानी लोग हैं। मैं खानदानी बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर्षित जी ने बताया कि आपके पिताजी जो ब्रिगेडियर रैंक के अफसर थे, ब्रिगेडियर रैंक के अफसर थे, और टीवी में मैंने आपको जो है वो गरजते हुए देखा है सत्ताधारियों के खिलाफ। तो अब थोड़ा सा और बदलाव करिए, और जो बिहार में जंगल राज है, बिजली मांगने पर गोली मिल जा रही है, नौकरी मांगने पर लाठी मिल जा रही है, उसके खिलाफ गरजिए निशांत वर्मा जी। जय हिंद, जय बिहार।